नमस्कार साथियों, आप सभी को जूम स्टडी सेंटर बाय मुकेश का कोचिंग में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी के सम्मुख डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जीवनी से संबंधित आज की क्लास में मैं डिस्कस करने वाला हूं, जो कि कंपैरेटिव लेवल का एग्जाम के नजर से देखा जाए इनका जीवनी जो है अत्यधिक इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि परीक्षा में इनके जीवनी से संबंधित आपका प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे वो रेलवे हो, एसएससी हो, एनटीपीसी हो, कमांड हाई सेकेंडरी लेवल का एग्जाम हो या कमांड ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम हो। तो समय न गंवाते हुए हम टॉपिक्स की ओर बढ़ना चाहूंगा। इससे पहले आप सभी से आग्रह है, यदि आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो में अंत तक बना रहिएगा, वीडियो स्किप करके मत देखिएगा। देखिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक ब्राह्मण परिवार में जन्मे हुए थे। इनका परिवार जो था सामान्य परिवार था, संयुक्त परिवार था। ये छोटे काल से ही पढ़ने लिखने में अत्यधिक तेज हुआ करते थे। देखिए, एक कहानी यह है कि एक बार परीक्षा देने जाते हैं। मान लीजिए 10 प्रश्नों था। 10 प्रश्नों में से उनको 8 प्रश्नों लिखना था। ऊपर में हेडिंग लिख दिया गया था, 10 में से कोई 8 प्रश्नों आप लिख सकते हैं। और वो क्या करते हैं, 10 का 10 प्रश्न लिखते हैं और वो हेडिंग लिखते हैं कि आप 10 में से कोई 8 प्रश्नों चेक कर सकते हैं। यह देखकर आपका वहां के जो टीचर हैं, टीचर ये लिखते हैं, दी एग्जामिनी इज बेटर देन एग्जामिनर, यानी परीक्षा लेने वाला से परीक्षा देने वाला अत्यधिक तेज है। यह एक छात्र के लिए सबसे बड़ी लाइन है। यदि आप छात्र हैं, आपके लिए कोई शिक्षक यह कहे कि परीक्षा लेने वाला से परीक्षा देने वाला अत्यधिक तेज है, तो मैं समझता हूं कि आपके लिए यह अत्यधिक गौरव की बात है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद छोटे काल से ही अपने प्रतिभा के लिए जाने जाते थे। बाकी बातें जो है विस्तार पूर्वक जानते हैं। चलिए, आज का टॉपिक से है आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जैसे कि मैं प्रारंभ में बताया आपको, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म जो है एक ब्राह्मण परिवार में होता है। ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म होता है। परिवार जो था संयुक्त परिवार था, यानी दादा दादी, चाचा चाची सब मिलजुल कर रहते थे। और इनका जन्म हम देखते हैं आपका 3 दिसंबर 1884 ईस्वी में बिहार का सिवान जिला में हुआ था। सिवान यानी सीमा, संभवतः जिला का नाम भी इसी तरह हुआ होगा, क्योंकि सिवान जिला से आपका नेपाल जो है अत्यधिक नजदीक है। आप जैसे कि जानते हैं कि बिहार का जो सीमा जो है नेपाल का बॉर्डर से टच भी करता है। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं आपका, इनका पिता का नाम था आपका महादेव प्रसाद और माता थी आपका कमलेश्वरी देवी। पत्नी का नाम था आपका राजवंशी प्रसाद। इनका एक बड़ा भाई भी थे। बड़ा भाई का नाम आपका महेंद्र प्रसाद था। भाइयों और बहनों में सबसे छोटे हुआ करते थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्यार से राजेंद्र बाबू भी कहा जाता है। राजेंद्र बाबू। और इन्हें भारत रत्न के, देश रत्न के नाम से भी जाना जाता है। सॉरी, देश रत्न, याद रखिएगा, इन्हें प्यार से ये नाम दिया गया है। प्यार से राजेंद्र बाबू, और इनकी योग्यता को देखते हुए इन्हें देश रत्न की उपाधि से भी सम्मानित किया गया है। ठीक है,
देखिए प्राथमिक शिक्षा जो है इनका इनका प्राथमिक शिक्षा सिवान में ही होता है, सिवान से प्राप्त करते हैं, प्राप्त किए। और उच्च शिक्षा आपका छपरा और कलकत्ता से प्राप्त करते हैं। ठीक है। 1902 ईस्वी में ये कोलकाता प्रेसिडेंसी कॉलेज में दाखिला लेते हैं। कॉलेज में दाखिला लेते हैं, जहां उन्हें 30 रुपया प्रतिमाह छात्रवृत्ति मिलती है। अब देखिए छात्रवृत्ति जो मिल रहा 30 रुपया प्रतिमाह, तो ऐसे तो नहीं मिला होगा, आप यहां समझिए। जाहिर सी बात है इनकी योग्यता के लिए तब के समय में बहुत प्रसिद्ध थे अपने योग्यता के लिए। और हम देखते हैं कि 1907 ईस्वी में ये आपका कोलकाता यूनिवर्सिटी से कोलकाता विश्वविद्यालय से ये आपका इकोनॉमिक्स में एमए करते हैं। ठीक है, यानी मास्टर ऑफ आर्ट्स। और 1915 ईस्वी में ये कानून का डिग्री प्राप्त करते हैं। देखिए कानून का डिग्री ऐसे वैसे नहीं प्राप्त करते, बल्कि बहुत अच्छा अंक से प्राप्त करते हैं। यही कारण है कि इन्हें गोल्ड मेडल से सम्मानित किया जाता है। सम्मानित किया जाता है। ठीक है, चलिए मैं चाहूंगा इतना आप स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके पश्चात हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखिए 1916 ईस्वी में आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है महात्मा गांधी से मुलाकात करते हैं, और हम देखते हैं कि 1916-17 ईस्वी के आसपास महात्मा गांधी का जो प्रभाव जो है पूरा भारत में फैल चुका था। यानी महात्मा गांधी तब के समय में एक उच्च कोटि का नेता हुआ करते थे। उस समय में देखा गया उच्च कोटि का नेता में आपका महात्मा गांधी, आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल, भीमराव अंबेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये जो नेता जो थे उच्च कोटि का नेता हुआ करते थे। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है अपने प्रतिभा के कारण उच्च कोटि के नेताओं के आंखों में बस गए थे। यही कारण है कि उच्च कोटि के जो नेता जो थे इन्हें प्यार से राजेंद्र बाबू कहकर पुकारते थे। और इन सब नेताओं से वो छोटे भी थे, यही कारण है कि उन्हें प्यार से राजेंद्र बाबू कहकर पुकारा जाता था। और इतिहास में भी आपको कहीं कहीं मिल जाएंगे राजेंद्र बाबू। तो हम देखते हैं आपका 1916 ईस्वी में राजेंद्र प्रसाद का मुलाकात किससे होता है? गांधी जी से। 1916 ईस्वी में। 1917 ईस्वी में आपका बिहार का चंपारण में नील विद्रोह होता है। नील विद्रोह एक ऐसा विद्रोह है, इतिहास में ये इंपॉर्टेंट है आपका 1917 ईस्वी। इतिहास में 1917 ईस्वी इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि महात्मा गांधी जी का राजनीतिक करियर यदि हम देखते हैं तो आपका बिहार का चंपारण से ही स्टार्ट होता है। दरअसल बात यह था
कि बिहार के लोग जो हैं आपका चावल का उत्पादन करते थे, गेहूं का उत्पादन करते थे, लेकिन ब्रिटिश जब भारत में आती है, आने के पश्चात बिहार के लोगों को यहाँ आश्वासन देती है कि आप नील का खेती कीजिए और इसे उचित मूल्य पर मैं आपसे खरीद लूंगा। लेकिन जब किसान वर्ग जो है आपका धान का उत्पादन ना करके जब नील का उत्पादन करने लगते हैं, नील का पैदावार अच्छी तरह से हो जाता है, जब बेचने जाते हैं तो किसान वर्ग से आपका अंग्रेज कहते हैं कि नील का दाम अभी कम है तो मैं आपका कम रेट में ही लूंगा। इस हिसाब से हम देखते हैं कि किसान भाइयों का अत्यधिक नुकसान होता है। यानी आप सिंपल भाषा में यह समझ के चलिए कि जैसे कि मान लीजिए धान का उत्पादन हुआ, धान यदि नहीं भी बिक्री हुआ मंडी में तो धान को ले जाकर हम अपने गोदाम में रख देंगे, भंडार घर में रख देंगे और हम सालों भर वहां से कम मार भात खाकर जीवित रह सकते हैं और अपने परिवार का भरण पोषण कर सकते हैं। लेकिन जब किसान के पास धान नहीं है, आटा नहीं है, गेहूं नहीं है, तब वो किसान के पास गोदाम में क्या स्टॉक है? नील। नील यानी जो नील बनाने के काम लाया जाता है। अब नील को तो हम खाएंगे नहीं, मेरे पास एक ही ऑप्शन है कि इसे हम बेचें और प्राप्त धन से हम अनाज खरीद कर लाएं। ब्रिटिश कहती है कि मैं आप जो खरीदूंगा आपसे अच्छा मूल्य में नहीं खरीद सकता हूं क्योंकि इसका मार्केट वैल्यू जो है कम हो गया है। अब किसान के पास एक ही ऑप्शन है, उसका विद्रोह करना। तो हम देखते हैं कि 1917 ईस्वी में बिहार के चंपारण में महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में किसान लोग क्या करते हैं? विद्रोह करते हैं ब्रिटिशों के खिलाफ। और किसान का जो दुख दर्द जो है, इस दर्द से वाकिफ कराते हैं आपका कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद गांधी जी को सारा घटना को क्रमबद्ध तरीके से बता देंगे, देखिए बाबूजी हम लोग के साथ ऐसा ऐसा ब्रिटिश सरकार ने किया है। ठीक है, अब क्या था? गांधी जी यहाँ से आंदोलन स्टार्ट करते हैं। कहां से? बिहार का चंपारण से। देखिए परीक्षा में यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि गांधी जी ने सर्वप्रथम कहां से आंदोलन आरंभ किया था, यानी किस आंदोलन में गांधी जी ने अध्यक्षता का काम किया था। परीक्षा में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी एक ऐसा आंदोलन जिस आंदोलन का नेतृत्व जो है स्वयं गांधी जी करते हैं, वह आंदोलन था आपका बिहार का चंपारण। याद रखिएगा। अब हम देखते हैं आपका चंपारण में जो विद्रोह हो रहा है, चंपारण से आपका सिवान जो जिला है, सिवान जो कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का पैतृक घर है, नजदीक है, संभवतः गांधी जी वहां चले गए होंगे। तो हम देखते हैं आपका गांधी जी आपका 16 जनवरी 1927 का शाम को गांधी जी वहां जाते हैं और 18 जनवरी 1927 का सुबह तक गांधी जी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का पैतृक घर में ठहरते हैं। ठीक है, जिस बिस्तर पर गांधी जी सोए थे रात भर, यानी विश्राम किए थे, वह बिस्तर जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का पैतृक जो घर है सिवान में, वह आज भी उसे बिस्तर को चारों ओर से ग्लास में कैद करके रखा गया है। यानी आप चाहें तो सिवान जिला में जाइए और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का पैतृक जो घर है वहां पर जाइए, आप उस बिस्तर को आप देख सकते हैं जिस बिस्तर पर महात्मा गांधी एक रात और एक दिन जो है विश्राम किए थे। आप चाहे तो देख सकते हैं यदि आप इतिहास में रुचि रखते हैं तब। ठीक है, देखिए 1922 ईस्वी में भारत में एक आंदोलन चल रहा है। कौन सा आंदोलन? तो असहयोग आंदोलन।
यानी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जिसको अंग्रेजी में कहते हैं। ये 1922 ईस्वी जो था आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जीवनी के लिए यू टर्न था। यानी इस 1922 ईस्वी में गांधी जी का साथ साथ हम देखते हैं आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जीवनियों में ट्विस्ट आता है। क्या ट्विस्ट आता है कि ये जो असहयोग आंदोलन हो रहा था, गांधी जी देश के युवाओं से ये आह्वान कर रहे थे कि आप लोग अंग्रेज का नौकरी छोड़कर भारत में नौकरी कीजिए। गांधी जी देश को स्वदेशी बनाना चाहते थे 1922 के आसपास। यानी सारे वो सुख सुविधाएं को बंद करना चाहते थे, जो सुख सुविधाएं ब्रिटिश के द्वार से निकलकर भारत के द्वार तक आती है। इसमें हम देखते हैं कि युवा जो है गांधी जी की बातों से अत्यधिक प्रभावित होते हैं। और तब के समय में जो युवा ब्रिटिश के अधीन में जो कार्य कर रहे थे, वकालत कर रहे थे, किसी दफ्तर में नौकरी कर रहे थे, ब्रिटिश सामाना का उपयोग कर रहे थे, इन सारे चीजों को बहिष्कार किया जाता है। कपड़ा, खिलौना तक बहिष्कार किया था। आप समझ सकते हैं, माने छोटे छोटे जो बच्चे हैं वो ब्रिटिश की कंपनियों से निर्मित जो खिलौना है उस खिलौना को वह नहीं लेकर खेलती है। आप समझ सकते हैं ब्रिटिश सरकार के प्रति बच्चों में भी नफरत की भावना पैदा करने लगती है, जिससे ब्रिटिश सरकार अत्यधिक तिलमिला जाती है। ठीक है, 1922 ईस्वी के आसपास की बात बता रहा हूं आपको। अब हम देखते हैं आपका 6 अप्रैल 1930 ईस्वी में नमक विद्रोह होता है। नमक विद्रोह, देखिए नमक विद्रोह क्या है आपका, यानी ब्रिटिश सरकार तब के समय में नमक पर टैक्स लगाती है। यानी ब्रिटिश सरकार यह सोचती है कि किस चीज पर टैक्स लगाऊं जिससे भारत के निम्न वर्ग से लेकर उच्च वर्ग के सभी लोग टैक्स देने के लिए बाध्य हो जाए। तो वह है आपका नमक, क्योंकि नमक जो है निम्न वर्ग से लेकर उच्च वर्ग के सारे लोग खाते हैं। और ब्रिटिश सरकार नमक पर टैक्स लगाती है। यानी नमक पर इतना टैक्स लगा दिया जाता है कि ब्रिटिश सरकार का कुछ समय में ही राजकोष पूरा भर जाता है। इसका विद्रोह गांधी जी करते हैं। गांधी जी का कहना यह था कि नमक जो है ये तो प्रकृति के द्वारा प्राप्त होता है। यानी नमक कहां से प्राप्त होता है आपका, खारे पानी से। यानी समुद्र के जो पानी है उससे आपका नमक का निर्माण होता है। तो गांधी जी का मानना यह था कि ये जो नमक जो है ये तो प्रकृति का देन है, तो आप इसके ऊपर टैक्स क्यों लगाते हैं। बस क्या है, गांधी जी इसका विरोध करने लगते हैं। और हम देखते हैं गांधी जी आपका 385 और हम देखते हैं आपका 385 किलोमीटर गांधी जी पैदल चलते हैं। कितना दिनों में, 25 दिनों में। 25 दिनों में 385 किलोमीटर पैदल चलकर, जहां की लगभग आपका 78 व्यक्ति जो है इनका साथ देते हैं। और इतना दूर वो पैदल चलकर समुद्र किनारे पहुंचते हैं और स्वयं नमक बनाते हैं। यानी ब्रिटिश के द्वारा बनाया गया जो नमक नियम कानून था, उस कानून को वो भंग करते हैं, तोड़ते हैं। ठीक है, हालांकि गांधी जी सर्वप्रथम अकेला ही चलते हैं या गिने चुने लोग को लेकर चलते हैं, लेकिन जिस रास्ते से जा रहे थे उस रास्ते से उनकी समर्थन में लोग खड़े हो जाते थे। इस तरह से हम देखते हैं गांधी जी के समर्थन में अत्यधिक लोग खड़े होते हैं, जिससे ब्रिटिश जो है तिलमिला जाती है और गांधी जी को कुछ नहीं कर पाती है। और अंततः ब्रिटिश सरकार को नमक से संबंधित जो कानून था उसे वापस लेना पड़ता है। तो इसमें हम देखते हैं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है आपका गांधी जी का समर्थन करते हैं, गांधी जी के साथ पैदल यात्रा करते हैं आपका इस विद्रोह में, नमक विद्रोह में। ठीक है, इसके पश्चात हम देखते हैं आपका 1942 ईस्वी का दौर आता है, जहां गांधी जी ने एक आंदोलन स्टार्ट करते हैं जिसे
क्वाइट इंडिया मूवमेंट के नाम से जाना था, यानी भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन। देखिए, गांधी जी जो है ब्रिटिश के खिलाफ में कई आंदोलन करते हैं, जिसमें से हम देखते हैं आपका नील विद्रोह, आपका असहयोग आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, नमक विद्रोह। लेकिन इतना सारा विद्रोह करने के पश्चात भी ब्रिटिश जो है भारत से जाने के लिए कतई तैयार नहीं था। क्यों तैयार नहीं था? क्योंकि ब्रिटिश के जो आला ऑफिसर जो थे वो कुत्ते की पूंछ की जैसी उनकी मानसिकता टेढ़ी थी। दूसरी बात यह है कि भारत से उन्हें मलाई मिल रही थी खाने के। अब जाहिर सी बात है, जिस व्यक्ति को जहां से मलाई मिले उस प्लेस को वो नहीं छोड़ना चाहता है। यही कारण है कि ब्रिटिश सरकार हम देखते हैं कि इतना आंदोलन करने के बावजूद भी वहां से जाने के लिए तैयार नहीं होती है, यानी भारत से जाने के लिए वो तैयार नहीं होती है। अब गांधी जी को रहा नहीं जाता है। अब गांधी जी हम देखते हैं आपका 1942 ईस्वी में उग्र रूप धारण कर लेते हैं और ब्रिटिशों के खिलाफ एक आंदोलन स्टार्ट करते हैं, जिसे हम भारत छोड़ो आंदोलन के नाम से जानते हैं। इसी आंदोलन में महात्मा गांधी डू एंड डाई एक स्लोगन देते हैं। डू एंड डाई यानी करो या मरो, यानी आप तो कीजिए और नहीं तो मरने के लिए आप तैयार हो जाइए। ठीक है, इस आंदोलन से हम ये देखते हैं पूरा जनमानस जो है आपका गांधी जी का साथ देता है। और हम देखते हैं, जैसे कि मैं आपको बताया कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अपना प्रतिभा के लिए जाने जाते थे, तो हम देखते हैं आपका 1934 ईस्वी का वह दौर है आपका, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बॉम्बे कांग्रेस का अध्यक्ष भी बनाया जाता है इनको। बॉम्बे कांग्रेस का ने अध्यक्ष बनाया जाता है। ठीक है, और गांधी जी के बढ़ते प्रभाव से देखते हुए आपका ब्रिटिश भारत से जाने का मंशा बना लेती है। और आपको एक बात बता देना चाहूंगा, 1942 के आसपास गांधी जी जब उग्र रूप धारण करते हुए डू और डाई का स्लोगन देते हैं, यानी करो या मरो। परीक्षा में यहाँ से पूछा जाता है कि किस आंदोलन में गांधी जी ने डू और डाई का नारा दिए थे, यानी करो या मरो का नारा दिए थे। तो वह आंदोलन था आपका भारत छोड़ो आंदोलन, जिसे आप अंग्रेजी में क्वाइट इंडिया मूवमेंट के नाम से जानते हैं। इनके इस स्लोगन से कोई प्रसन्न था तो वो थे आपका सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस प्रसन्न होकर गांधी जी को रेडियो के माध्यम से धन्यवाद भी देते हैं और अपने सैन्य को या सचेत भी करते हैं कि उन्हें इस वक्त भारत में होना चाहिए था। यानी गांधी जी को अब सुभाष चंद्र बोस का सख्त आवश्यक भी है। इस हिसाब से सुभाष चंद्र बोस जो है आपका भारत आने का प्रयास भी करते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारा देश आजाद होता है। देश आजाद होता है आपका 15 अगस्त 1947 को। ठीक है, देश आजाद होने के पश्चात हम देखते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपका खाद्य मंत्री भी बनते हैं। खाद्य मंत्री का दायित्व लेते हैं। इसके पश्चात हम लोग देखते हैं, अच्छा मैं चाहूंगा इतना पे स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके पश्चात हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, देश आजाद होने के पश्चात
हम देखते हैं कि हमारा संविधान बन के तैयार नहीं हुआ था। यानी संविधान एक ऐसा बुक है जिसके नियम के तहत भारत के विभिन्न प्रांतों के विभिन्न वर्गों के लोगों को एक सूत्र में बांधकर रखा जाता है। तो वह बनकर तैयार नहीं हुआ था, वह आपका बनकर तैयार होता है आपका 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू कर दिया जाता है, लागू किया जाता है। ठीक है। और संविधान को बनने में कितना समय लगा था? तो आपका 2 साल 11 महीना 18 दिन। याद रखिएगा इस चीज को। संविधान हमारा बनकर तो तैयार हुआ इतना दिनों में, और लागू होता है आपका 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। अब 26 जनवरी 1950 ईस्वी को जब लागू होता है तो देश का प्रथम राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट जो है हमारा कौन है? आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि आपका 1950 से लेकर 1957 ईस्वी का फर्स्ट टर्म में वो राष्ट्रपति बनकर रहते हैं। और दूसरी बार हम देखते हैं आपका 1957 से लेकर 1962 ईस्वी में ये दूसरे बार राष्ट्रपति चुने जाते हैं। याद रखिएगा इस चीजों को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक ऐसे व्यक्ति है कि 10 साल तक वो राष्ट्रपति रहते हैं। यानी भारत के ऐसे पहला राष्ट्रपति हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की 2 टर्म में वो चुने जाते हैं। और देखिए 1962 ईस्वी में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया जाता है। सम्मानित किया जाता है, याद रखिए, भारत रत्न से इन्हें सम्मानित किया जाता है 1962 में। और हम देखते हैं जब ये राष्ट्रपति थे तो इनका सैलरी था आपका 10,000, जिसमें से वो 50% ही सैलरी लेते थे और बाकी जो पैसा है भारत के राजकोष में जमा कर देते थे। भारत के राजकोष में जमा करते थे। और अंतिम जब समय आता है यानी रिटायरमेंट का जब समय आता है तो वो अपना सैलरी का सिर्फ 25% ही लेते थे। यानी 75% वो क्या कर देते हैं? भारत को समर्पित कर देते हैं अपना सैलरी का। याद रखिएगा इस चीजों को। 28 फरवरी 1963 ईस्वी में वहां पटना में अंतिम सांस लेते हैं। यानी संभवतः इस दिन भारतवर्ष जो है एक ऐसे पुत्र को खोती है जो कि अपने प्रतिभा के लिए पूरे भारत में प्रसिद्ध थे। यानी इनका चर्चा जो है योग्यता का विदेशों में भी हुआ करता था, क्योंकि इनकी लेखन कला जो है और विचार करने की जो क्षमता जो है अत्यधिक सुदृढ़ हुआ करता था। ऐसा माना जाता है कि क्रांति के दिनों में वह कैबिनेट को कई बार अपना सुझाव भी दिए थे और सरकार उसे मानी भी थी। और देश आजादी के पश्चात जब आपका पंडित नेहरू जी है जो देश का प्रथम प्रधानमंत्री बनते हैं, उनको सरकार चलाने में भी वो कई बार अपना विचार दिए थे नेहरू जी को। इनके विचारों का स्वागत किया गया था और नेहरू जी बड़ी सरलता के साथ इनके विचारों को कैबिनेट में रखे भी थे और उस पर अमल भी किए थे। तो अपने प्रतिभा के लिए वो जाने जाते थे। और यह आपका 1963 वो मनहूस दिन है जो कि भारत माता अपने एक योग्य पुत्र को खो देती है। ठीक है, तो आज का क्लास जो है मैं यहीं पर समाप्त करता हूं। और जाने से पहले मैं कहना चाहूंगा कि आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, संभवतः आपको नोट बनाने में काफी लाभदायक सिद्ध होगा। और अब तक
मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो आशा करूंगा अब आप कर देंगे। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जीवनी से संबंधित यदि आपके पास कुछ भी जानकारी है तो आप कमेंट बॉक्स में आप अवश्य कमेंट कीजिए, जिससे मेरी जिज्ञासा में थोड़ी बहुत वृद्धि होगी। और आज क्लास मुझे यहीं पर समाप्त करने का अनुमति दीजिए। जय हिंद।